Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Modern Periodic Table. In this, I already have uploaded one video in which I discussed Modern Periodic Table, trends of properties in Modern Periodic Table. How does these properties change? लेकिन आज हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है. आई विल रिकमेंड कि आप पहले वही पढ़ें. उसको पढ़ने के बाद आपके लिए काफी हैंडी और इजी हो जाएगा. जो मतलब एंशियंट टाइम में जो अटेम्प्ट्स लिए गए उनको अंडरस्टैंड करना. उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट था डॉब्रीनियर्स का. डॉब्रीनियर्स ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को के जो चार्ट्स उन्होंने बनाए थे, कार्ड्स के ऊपर एटॉमिक वेट, उनकी प्रॉपर्टीज को रखा. तो उन्होंने क्या देखा कि देर आर ग्रुप सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं. अभी हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट वीडियो में, प्रॉपर्टीज एक जैसी है, इसलिए उसने इनको एक साथ रखा. और क्या देखा कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट वाला और लास्ट जो टर्मिनल एंड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट का सम करें तो ये कितना हो जाएगा, 39 + 7 46. और उसका मैं हाफ कर दूं तो वो किसका आ जाता है, मिडिल एलिमेंट्स का आ जाता है. सेम वे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का उन्होंने नोटिस किया कि इन दोनों का जोड़ के अगर 2 से डिवाइड कर दें तो वो फास्फोरस का आ जाता है. सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का. यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो. तो हम क्या देखते हैं, अब हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये एलिमेंट्स कहाँ हैं. उस समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं थी, तो उन्होंने अपने आइडिया से, अपने गेस से इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की. और यही उनका गेस क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस बना. तो अब देखो, ये एक ही ग्रुप में है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक भी एक ही ग्रुप में है. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और अब हमें इनकी पोजीशन भी पता है, तो वी कैन मेमोराइज दीज ट्रायड्स इजीली. डॉब्रीनियर्स के अटेम्प्ट्स के बाद न्यूलैंड्स ने अपने अटेम्प्ट लिए चार्ट्स को अरेंज करने के लिए. उस समय तक हार्डली 40-50 एलिमेंट्स ही नोन थे. तो उन्होंने उनके वो कार्ड्स बनाए और क्या किया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट में अरेंज किया. लेकिन उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो थोड़ी सी बड़ी, मतलब जो टेबल बनाई वो थोड़ी सी बड़ी बनाई. तो उन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से रिजेंबल कर रही है. हाइड्रोजन +1 बनाता है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन -1, ये भी फ्लोरीन -1, लिथियम +1, सोडियम +1, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3, कार्बन के 4 कोवेलेंट, सिलिकॉन के 4 कोवेलेंट, नाइट्रोजन -3, फास्फोरस -3, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2. तो उन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th से रिजेंबल करता है. 8th फिर अपने 8th से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से रिजेंबल करता है. और देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन तो अनसर्टेन है ही, लेकिन फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे क्या है, ब्रोमीन. देखो इस सीरीज में भी ब्रोमीन ही आ रहा है. तो इन्होंने क्या किया, डॉब्रीनियर्स के अटेम्प्ट को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और बहुत अच्छा सॉलिड बेस दिया मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के लिए. इनके बाद मेंडेलीव्स ने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी. तो हम इसमें ये नहीं देख रहे कि फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम बात करें सेकंड की तो सेकंड 9th से करेगा. ये सेकंड है तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, तो उसके लिए ये 8th हो जाएगा. थर्ड वाला 10th से करेगा. तो जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, मतलब वही की वही साउंड दोबारा आती है. इसी तरीके से इसमें भी उन्होंने क्या कहा कि म्यूजिकल नोट्स की तरह एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, अपनी नोट रखते हैं और हर एलिमेंट अपने से 8th एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिजेंबल करता है. न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव लॉ थे और उन्होंने जो टेबल दी थी, इसके अकॉर्डिंग उस समय तक क्योंकि 56 एलिमेंट्स ही नोन थे और जिसमें भी उनकी प्रॉपर्टी सबकी नोन नहीं थी, तो जो नोन थे उनके हिसाब से जितने एलिमेंट्स लगाए गए वो जरूर एक्यूरेट थे. लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो आज क्या है, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उनमें एलिमेंट्स की पोजीशन पता है. तो हम क्या देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था. जैसे आयन और कोबाल्ट, निकिल, ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन न्यूलैंड्स की टेबल में क्या है, ये डिफरेंट पोजीशन पे है. अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन और कोबाल्ट, निकिल की प्रॉपर्टी में कोई रिजेंबल नहीं है, रिजेंबलेंस नहीं है. फिर भी उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट, निकिल को रख दिया. और जो दो एक जैसी प्रॉपर्टी रखते थे उनको
उन्होंने जबरदस्ती एक ही कॉलम में, जैसे कोबाल्ट निकिल को और सीरियम और लैंथेनम को क्या किया, एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया, जबकि एक कॉलम में या एक स्क्वायर में क्या आना चाहिए, एक ही एलिमेंट आना चाहिए। तो उसमें थोड़ी सी ये कमियां थी और उन्हीं लिमिटेशंस के कारण क्या हुआ, फिर और साइंटिस्ट को और इसके ऊपर वर्क करना पड़ा और मेंडलीव ने क्या किया, अपनी इससे कहीं ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड पीरियोडिक टेबल दी, जो कि बेस बनी मोज़ले पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड के बाद मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अटेम्प्ट्स लिए, और वो इतने सॉलिड, इतने कॉन्क्रीट अटेम्प्ट्स थे कि जो कमेंडेबल है, और हम क्या देखते हैं कि उनकी पीरियोडिक टेबल आज भी बहुत वर्थ है, और उसने इतना अच्छा फाउंडेशन दिया हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उस समय तक ओनली 86 एलिमेंट ही नोन थे, तो उन्होंने फिर भी आगे आने वाले एलिमेंट्स तक के लिए फोरकास्ट की कि ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे मिलेगी। और उन्होंने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तो उन्होंने एटॉमिक वेट को नो डाउट उन्होंने कंसीडर किया, अरेंज जो किया वो किसमें किया, एटॉमिक वेट से किया, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने उसको ओवरकम भी किया। जहां उनको लगा कि नहीं इसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं, इससे मैच कर रही है, तो इसको इस एलिमेंट के नीचे आना चाहिए, तो उन्होंने उस एटॉमिक वेट को ज्यादा वेटेज नहीं दी, उन्होंने प्रॉपर्टीज को वेटेज दी। और उन्होंने प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के लिए क्या किया, उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए सबके, यानी कि उन्होंने दो एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन्हीं दो को क्यों किया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, बहुत रिएक्टिव हैं एंड दे कैन डू रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, तो इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके पहले सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बनाए। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने उनके अंदर उनकी वैलेंसीज की स्टडी की, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की, और फिर उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। उनकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स 8 थे, और पीरियड्स जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स थे। और साथ में उनके हिसाब से हर ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड था, सब ग्रुप्स में ए एंड बी। तो ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इसमें 7 ग्रुप्स तक उन्होंने ए और बी बनाए। ए मैंने लेफ्ट, अपर लेफ्ट लिखा है, और बी मैंने क्या लिखा है, लोअर राइट साइड पे लिखा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह। और उन्होंने 8th ग्रुप को फर्दर डिवाइड नहीं किया था, उन्होंने क्या कहा था कि इनमें हम 3-3 एलिमेंट्स रख रहे हैं तो ये ट्राइड की तरह एक्ट करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं बिल्कुल। और फर्स्ट 3 पीरियड में हम केवल एक ग्रुप को फॉलो करेंगे और अपर लेफ्ट पे रखेंगे, 3 तक हमारा यही सिस्टम रहेगा। और 4th, 5th, 6th, 7th में हम क्या करेंगे कि 2 बार अपर लेफ्ट यानी कि ए में फिल करेंगे, फिर रेस्ट 5 में हम क्या करेंगे, अपर लेफ्ट राइट। जब अपर राइट हो जाएगा उसके बाद उसी पीरियड में हम दोबारा मूव करेंगे। और कैसे मूव करेंगे कि जहां हमने अपर लेफ्ट भरा था उसमें हम लोअर राइट भरेंगे, और जहां हमने अपर राइट भरा था वहां हम लोअर लेफ्ट को फिल करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड में एक ही एलिमेंट है, उस समय इनर्ट गैसें थी ही नहीं, तो उन्होंने इस पीरियड को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया। फिर सेकंड और थर्ड में सिर्फ ए, अपर लेफ्ट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और आप आज भी देखोगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें इनको ए ग्रुप में ही रखा हुआ है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये भी ए ग्रुप में ही है। तो देखा उस टाइम जब इतने रिसोर्सेज नहीं थे तब उन्होंने वो क्लासिफिकेशन दिया जो आज भी करेक्ट है। फिर उन्होंने क्या किया, पोटेशियम और कैल्शियम को अपर लेफ्ट, क्योंकि ये ए में थे, और उसके बाद उन्होंने वेट के हिसाब से इनको बी में भर दिया प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो देखो अपर राइट पे लिखा है स्कैंडियम, अपर राइट पे टाइटेनियम। तो पहले मैं अपर राइट फिल कर रही हूँ, और ये इन तीनों को फिल करने के बाद अब मैं इसी पीरियड में दोबारा फिल करूंगी। और क्या कि यहाँ अपर लेफ्ट था तो अब मैं लोअर राइट करूंगी, यानी कि पहले आपने अगर अपर भरा है तो लोअर में आपने उसका उल्टा करना है। यहाँ आपका लेफ्ट था तो यहाँ राइट आएगा, लेफ्ट का राइट, और जहाँ राइट था वहां आप लेफ्ट पे भरेंगे, ये लेफ्ट। इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को आगे तक फिल किया। और इसको फिल करते समय उन्होंने कहीं कहीं एटॉमिक वेट को वेटेज नहीं दी, चाहे वो हल्का था उसको पीछे रखा और जो हैवी था उसको आगे रख दिया। जैसे कोबाल्ट निकिल, कोबाल्ट निकिल में होना चाहिए था निकिल और कोबाल्ट
अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। पर क्योंकि प्रॉपर्टीज में कोबाल्ट और आयरन, कोबाल्ट निकिल में निकिल की प्रॉपर्टीज पीछे आ रही थी, तो उन्होंने उसको पीछे ही रखा। सेम वे में उस समय तक गैलियम और जर्मेनियम के बारे में किसी को नहीं पता था, ये एलिमेंट्स नोन नहीं थे। लेकिन उन्होंने आर्सेनिक को इनकी जगह नहीं रखा कि इसका वेट अब जिंक से ज्यादा है तो आर्सेनिक को यहाँ रख दिया जाए, नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज फास्फोरस से रिजेंबल करती हैं, तो इसको फास्फोरस के नीचे ही रखा जाएगा। और नियर फ्यूचर में जब दो नए एलिमेंट मिलेंगे जिनका वेट जिंक और आर्सेनिक के बीच का होगा और प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से रिजेंबल करेंगी, वो यहाँ रखे जाएंगे। और यहाँ पे दो एलिमेंट्स का उन्होंने पहले ही नाम रख दिया था, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, यानी कि जो एल्यूमिनियम के बाद आएगा और जो सिलिकॉन के बाद आएगा, तो सिलिकॉन का नेक्स्ट और एल्यूमिनियम का नेक्स्ट। और बाद में वो हमें वो एलिमेंट्स मिले, तो कितने मतलब एडवांटेज हैं कि हम उस टाइम पे इसको देख पा रहे हैं जब हमें बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी, जो फाउंडेशन बनी मोजले की पीरियोडिक टेबल का। मोजले के टाइम पे एटॉमिक नंबर को क्या किया गया, उसके हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, फिर इनकी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते हुए आगे पीछे किया गया। वहां हमने क्या देखा, वो ज्यादा एक्यूरेट था एटॉमिक वेट से भी। अब जैसे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे कि मेंडलीव ने पहले ही फोरकास्ट कर दी थी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन टाइप की इनर्ट गैसें नेचर में चाहे आज नोन नहीं है, हम बाद में इनको डिस्कवर कर पाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 8 और ग्रुप 1 के बीच में आएंगी, या तो वो 8 के बाद या 1 से पहले रखे जाएंगे। तो यानी कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कुछ ना कुछ ऐसे इनर्ट एलिमेंट भी नेचर में प्रेजेंट है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ हो, क्योंकि अगर ये +1 आयन बनाती है तो इसको इस फर्स्ट ए में, मतलब इस तरफ ए साइड में भी होना चाहिए, और क्योंकि ये -1 आयन भी बनाती है तो इसको फ्लोरीन क्लोरीन के ऊपर भी होना चाहिए। और दूसरा ये जैसे F2Cl2 मिलता है, इसी तरह से हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, तो इसको कहाँ होना चाहिए, यहाँ। तो इसकी पोजीशन अनसर्टेन रही, नो डाउट। लेकिन फिर भी ऑन एंड एवरेज मेंडलीव ने बहुत ही सक्सेसफुली एलिमेंट्स को जो उस समय तक नोन थे उनको क्लासिफाई किया। इसके बाद मोजले ने उनको अरेंज किया जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लैंथेनम और एक्टिनम की जो पोजीशन थी उनको नीचे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में देखा जाता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न लॉ पे बेस्ड है। किस पे, मॉडर्न लॉ पे। और मॉडर्न लॉ क्या है कि एटॉमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों को ध्यान रखा जाए। और मोजले ने क्या किया था, मोजले ने सिर्फ एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया था, और जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट के ऊपर उनकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को देखा। और इसीलिए हम इस पीरियोडिक टेबल को, जो एडवांस पीरियोडिक टेबल है, हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को भी और एटॉमिक नंबर को और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबको साथ में लेकर चलती है। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट माय पीरियोडिक टेबल चैप्टर। मैंने इसको 2 लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है। पहले आपने वही लेक्चर देखना है जिसमें आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आप इनको बल्कि जो पहले वाले अटेम्प्ट्स थे इनको आपने बाद में पढ़ना है, ताकि आपको ये इजी लगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड थी। वो बेस्ड थी है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेज that physical and chemical properties are periodic function of their इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा तो प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम। तो प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि मोजले पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। और मेंडलीव ने क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। तो जैसे जैसे मास चेंज हो रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर पहले याद कर लिया है तो उसके लिए इस टेबल को याद करना क्या होगा, काफी कन्वीनियंट एंड इजी होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा एक सेपरेट वीडियो है हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप प्लीज उसको देखिए, उसको याद करिए, उससे आपको पीरियोडिक टेबल समझने में क्या होगी, बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है पहले प्लीज वो आप याद कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए, मैं आपको जरूर उनका रिप्लाई दूंगी। और कोई आपके कमेंट्स हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।